नौकरी के बदले रिश्वत के आरोप में घिरी ठेका कंपनी रिम्स प्रबंधन ने जारी किया नोटिस। आपने केवल प्रमाण हमसे मांगा, तब मैं इसको रख रहा हूं, वरना मैं इसे नहीं रखता। कि आपके इस मैनुअल के बाद ये मेरे पास प्रमाण है। मैं किसी को पैसे देते तो देखा नहीं, जो अखबारों में बातें छन के आई, जो शिकायत मिली, फिर आपके रिम्स ने नोटिस भी भेजा है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरा इतना ही है। आप दूसरे खंड में आता हूं जहां से मुझे रुचि है कि सच यही है अध्यक्ष महोदय, आप भी प्रतिनिधि हैं, कि जितनी एजेंसियां हैं सारी एजेंसी मोटी रकम वसूलती है। इस पर सरकार अंकुश लगाए, और कैसे लगाए, ये आपके दो प्रावधान सफिशिएंट नहीं है। मेरा आग्रह इतना ही है, इसमें और प्रावधान करने के प्रयास होने चाहिए सरकार की तरफ से, कि भाई जिस एजेंसी को आपने मैन पावर सोचा कि भाई इन्हें देना है, हमें मैन पावर सप्लाई करनी है जिन्हें, उन्हें आप कहें कि भाई वो पैनल बना के पहले दे कि भाई अगर आप लिखित साक्षात्कार ले रहे हैं, कोई लिखित तो लेती नहीं है परीक्षा, यूं ही लेता है, तो या तो मार्क्स को आधार बनाए या फिर और कोई आधार बनाए। इस आधार को घोषित करे, पहले सार्वजनिक करे कि भाई इस आधार पर हमने 10 लड़कों को लिया, 20 लड़के इस कारण नहीं आए। आपके पीक एंड चूज होते हैं। यहां आपने केवल 30 लोगों का पैनल मांगा, 30 लोगों को, उन्हीं लोगों को पैनल वो भेज देता है जो उनकी इच्छा के अनुरूप होता है। हम कह रहे कि नहीं, उनके बेस होने चाहिए कि मार्क्स पर आप बेस कर रहे हैं, कि आप लंबाई पर बेस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप गार्ड की बहाली कर रहे हैं, तो आपके बेस के आधार पर पैनल बनने चाहिए। ये आपकी कंपनी नहीं करते, इसके आपके प्रावधान नहीं है। माननीय मंत्री नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया महोदय। एक चीज स्पष्ट करना चाहेंगे कि आउटसोर्सिंग एजेंसी को इम्पैनल करने की जिम्मेवारी जैप आईटी को है। मैं आ रहा हूं, आपकी बात पर आ जाता हूं। जाहिर सी बात है कि जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं वो उस कंडीशन को पूरा करती है, तभी उनको इम्पैनल किया जाता है। अब बात आ जाती है विभाग और आउटसोर्सिंग कंपनी के बीच में। तो मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, श्री प्रदीप यादव जी को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर कोई आउटसोर्सिंग कंपनी कैंडिडेट का नाम उपलब्ध करा देती है, उपलब्ध पोर्टल पर भी है, और हम उसे कैसे सेलेक्ट करते हैं, डिपार्टमेंट कैसे सेलेक्ट करता है, क्या हम एक्सपीरियंस के आधार पर या फिर उसके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर? तो मैं इस बात से सहमत होना चाहता हूं कि आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम, एजेंसी के माध्यम से जब हम किसी का सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि आपने बताया, कि कहीं ना कहीं एक और काफी गहराई में जाकर के जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन होना चाहिए। मैं बात करूंगा और आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। आपने कहा अंक के आधार पर, मैं अंक के आधार पर भी तैयार नहीं हो सकता, इसलिए कि अंक के आधार पे आप देखते होंगे कि कई ऐसे स्कूल्स हैं। योग के लिए कहना चाहता हूं, हमने अंक भी कहा कि अंक को भी आधार बना सकते हैं और कई आधार बना सकते हैं, उसमें से एक अंक भी आधार हमने कहा। तो किसी को भी आधार बना के पहले तो उन अभ्यर्थियों का पैनल बने कि भाई हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसके अंक होंगे उसका चयन करेंगे। मैंने अंक केवल एक बोला कि अंक भी उसमें आधार हो सकते हैं। मतलब कई आधारों में आपने कहा कि एक अंक आधार, मैं उसी पर कह रहा हूं कि अंक का आधार इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये देखा जाता है कि कई ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां काफी हाई मार्क्स लोगों को मिल जाते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। उसमें जो क्वालिफाइड जो हमारे कैंडिडेट हैं वो छूट जाते हैं, जिनके पास योग्यता होती है वो छूट जाते हैं। जरूर मैं इस विषय पर बात करूंगा कि आउटसोर्सिंग एजेंसी जब कैंडिडेट नाम के साथ विभाग को उपलब्ध कराता है, तो अब डिपार्टमेंट की वह कमेटी उपलब्ध कराए गए उम्मीदवारों की सूची में कैसे सेलेक्ट करेगा? निश्चित रूप से
10 मार्क्स 15 मार्क्स का एक लिखित एग्जाम होना चाहिए महोदय। मैं इस बात को मानता हूं। तो मैं समझता हूं कि ये आगे केवल एक उसमें सबमिशन है, उसमें ये है कि वह जो 3 लोगों का उपलब्ध कराता है उनसे ये भी मांगे कि 3 के अलावे और किन लोगों ने आवेदन दिए थे। अगर आपके 10 रिक्वायरमेंट है, मेरी बात समझने का प्रयास करें, तो आपने ये प्रावधान किया कि 30 वो उपलब्ध कराएंगे। अगर 100 लोगों ने उपलब्ध कराया तो 70 की आपको सूचना नहीं है। आप 100 लोगों को मांगे, ठीक है, 30 लोग जो वो किए उसके क्या आधार है, मेरी बात समझने का प्रयास करें कि सर अगर किसी ने 100 लोगों ने अप्लाई किया कि भाई आज बहाली है कलर लेवल के लोगों का किसी विभाग में, 100 लोगों ने अप्लाई किया, 10 आपके रिक्वायरमेंट है, तो आपने प्रावधान किया 30 लोगों को भेजेगा। तो भाई उन 70 लोगों को जो छांट दिया उनके क्या आधार है, आप तो उसके बारे में जानते नहीं, वही वो पिक एंड चूज कर लिया। मेरी पूरी बात होने दीजिए मंत्री महोदय। तो मैं चाहता हूं कि विभाग उन 100 लोगों को केवल उनके आवेदन ले ले और देखे कि यह 30 लोग उन्होंने सही भेजा कि गलत भेजा, तब फिर उनको पिक एंड चूज करने का मौका नहीं मिलेगा, पैसे लेने का मौका नहीं मिलेगा। ये मेरा विनती होगा, ये मेरा आग्रह होगा। चलिए अब संक्षेप में बोल दीजिए, बात काफी आ गया। महोदय, अनुभवी सदस्य हैं। हम आउटसोर्सिंग पर जो अपॉइंटमेंट करते हैं, जिन अभ्यर्थियों को लेते हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है महोदय, ये जानना पड़ेगा। किसी भी डिपार्टमेंट को अगर मैन पावर की कमी है और वो समझता है कि निकट भविष्य में इन पदों पर बहाली होने में विलंब होगा, तभी वो आउटसोर्सिंग का सहारा लिया जाता है। अब अगर आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम चलाने के लिए त्वरित गति से हमारे विभाग का काम चले, जनहित के काम हो, इसी के लिए आउटसोर्सिंग का सहारा लेना पड़ता है। अगर आउटसोर्सिंग के संदर्भ में भी हम प्रक्रियात्मक जटिलताओं को और बढ़ाएंगे, तो मैं समझता हूं कि कोई फायदा नहीं होगा कि हम आउटसोर्सिंग का सहारा लेकर के विभाग का काम करें, पब्लिक वर्क करें महोदय। इसलिए उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये व्यवस्था पहले से रही है, दूसरे राज्यों में भी यही है कि इम्पैनल्ड आउटसोर्सिंग एजेंसीज वो नाम उपलब्ध कराता है, कमिटी बनती है, कमिटी उससे सेलेक्ट कराता है। मैंने मान्यवर, ये विषय वास्तव में बहुत गंभीर है। वरिष्ठ सदस्य प्रदीप यादव जी जो बोल रहे हैं उन बातों में तर्क और सच्चाई है, लेकिन सरकार के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उन चीजों को निकाला जा सके। क्योंकि ये मांग आपूर्ति का है, नौकरियां हैं 10, इच्छुक लोग हैं 300, तो उसके बीच में विसंगतियां हैं। तो मेरा माननीय संसदीय मंत्री से आपके माध्यम से आग्रह था कि क्या इसमें जिला नियोजनालय जो हमारा जिला में एक्सचेंज है, उससे अभ्यर्थियों के नामों को लाने की एक बाध्यता की जाए। 2 चीजें हो जाएंगी मान्यवर। पहला तो तमाम आरक्षण के रोस्टर के अनुपालन का दबाव बनाने के बाद भी हम लोग यह भी देख रहे हैं कि अनुबंध कर्मियों में बाहर के लोग आ जा रहे हैं, हमारे बच्चे भटकते रह रहे हैं। यदि जिला नियोजनालय के माध्यम से यह आएगा तो मुझको लगता है कि इसमें कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। यही मेरा एक सुझाव था मान्यवर। महोदय, जिस विषय को हमारे माननीय सहयोगी मंत्री श्री सुदिव्य सोनू जी ने कहा है, उसी को मैंने एक शब्द में कहा था कि प्रक्रियात्मक जटिलता जब इतनी लंबी हो जाएगी और वो इतना जटिल हो जाएगा, तो फिर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों को रखने का कोई औचित्य रह नहीं जाता है। कुछ बातें मैं समझता हूं, ये बात तो संभव नहीं है। यही मेरा एक सुझाव था मान्यवर। महोदय, जिस विषय को हमारे माननीय सहयोगी मंत्री श्री सुदिव्य सोनू जी ने कहा है, उसी को मैंने एक शब्द में कहा था कि प्रक्रियात्मक जटिलता जब इतनी लंबी हो जाएगी और वो इतना जटिल हो जाएगा, तो फिर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों को रखने का कोई औचित्य रह नहीं जाता है। कुछ बातें मैं समझता हूं, ये बात तो संभव नहीं है कि हम रेगुलर अपॉइंटमेंट, जिस तरह नियोजनालय से नाम मांगा जाता है 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के लिए,
और हम आउटसोर्सिंग के जगह पर हम नियोजनालय के माध्यम से कैंडिडेट का नाम मांगे तो ऐसी परिस्थिति में आउटसोर्सिंग एजेंसी जो इम्पैनल्ड है उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया को अगर अपनाए सरकार तो इसमें फिर जटिलता उत्पन्न होगी। एक चीज आपने जो कहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि बाहर के लोग भी चले आते हैं, तो एक व्यवस्था में जरूर इसमें शामिल करना चाहूंगा बात करके सरकार के अधिकारियों से कि ये सुनिश्चित हो कि वो झारखंड के निवासी हो और उन्हीं को 100% झारखंडी होगा, ये प्रावधान है, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। नहीं ये प्रदीप जी, लेकिन मेरा सर एक ही आग्रह अब हो गया है कि लोगों का शोषण ना हो, नौजवानों का। चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।